नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं वीरेंद्र आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पिछली क्लास में संख्या पद्धति में संख्याओं के प्रकार और उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करके आ चुके हैं। आज हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जो कि संख्या पद्धति के अंतर्गत ही आता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो है फ्रैक्शन, या जिसको हम बोलते हैं भिन्न। तो आज हम स्टार्ट करेंगे भिन्न से। चलिए, फ्रैक्शन या भिन्न आखिर होती क्या है। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ चीजें क्लियर कराना चाहूंगा दोस्त, कि बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि परिमेय संख्याएं भी वही होती हैं और फ्रैक्शन भी वही होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। परिमेय संख्याएं अलग होती हैं और फ्रैक्शन अलग होती हैं। तो सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन की परिभाषा देखते हैं, जो कि मिलती जुलती है परिमेय संख्याओं से। क्या है कि वे सभी संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप की होती हैं, जो p बटे क्यू के रूप की होती हैं, जहां पर p और q एक पूर्ण संख्या होती है तथा q बराबर 0 नहीं होता है। तो ये हम परिमेय संख्याओं की परिभाषा में भी पढ़े थे कि परिमेय संख्याएं क्या होती थी, p बटे q के रूप की होती थी, जहां पर p और q होते थे पूर्णांक। क्या होते थे दोस्त हमारे पास? p और q पूर्णांक होते थे। जबकि यहाँ पर क्या बोला इसने? परिमेय संख्या वह होती है जहां पर p और q क्या होती हैं? सिर्फ पूर्ण संख्या होती हैं और q बराबर नहीं होता है 0 के। तो यहाँ पर हमें कुछ अंतर समझने पड़ेंगे। वो अंतर क्या है समझना। सबसे पहले तो हम परिमेय संख्याओं की परिभाषा को लिखेंगे। हम परिमेय संख्याओं की परिभाषा हमने आखिर बनाई क्या थी? तो यहाँ पर ये क्या हुई थी? p बटे q के रूप की होती थी, जहां पर p और q, जहां पर p तथा q हमेशा क्या होते थे? पूर्णांक होते थे। पूर्णांक का मतलब आप लोगों को भली भांति पता है। पूर्णांक मतलब इंग्लिश में हम बोलेंगे इनको इंटीजर। इंटीजर पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। तो इसका मतलब है कि जो परिमेय संख्याएं होंगी वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। ये बात आपको पहले से पता है। अब बात करते हैं हम भिन्न की, कि भिन्न की परिभाषा आखिर क्या होती है। तो भिन्न, या जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन, इसकी परिभाषा भी इससे काफी मिलती जुलती होती है। p बटे क्यू के रूप की सभी संख्याएं भिन्न कहलाती हैं। जहां पर आपको एक चीज याद रखना है कि p तथा q जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या का मतलब ये हो गया है कि पॉजिटिव इंटीजर और 0 को ऐड कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब है कि कभी भी जो होगा नेगेटिव नहीं होगा। हमारी जो भिन्न होगी वो नेगेटिव नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। या 0 नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में नहीं आता है, तो हमेशा ये पॉजिटिव होगी। भिन्न जो पॉजिटिव होगी, और परिमेय संख्या क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न नहीं हो सकती। उम्मीद है कि आपको भिन्न और परिमेय संख्याओं में अंतर काफी अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ चुका है दोस्त, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना ना भूलें। मैं कमेंट्स देखता हूं तो बड़ी खुशी होती है। अगर आप लोग यस लिखते हैं तो मुझे लगता है कि मैं पढ़ाने में सफल हो पा रहा हूं, और आपका एक कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम इनके प्रकारों को समझेंगे। भिन्न का मतलब हम समझ चुके हैं। जो p बटे q के रूप की संख्याएं होती हैं वो भिन्न कहलाती हैं। भिन्न में p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। यहां पर भी भिन्न में p और q पूर्ण संख्या होती हैं और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर हम काफी चर्चा पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। हमारे पास समय बहुत कम है दोस्त, और पढ़ना हमको बहुत सारा है। इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैं आपको बता दूंगा कि पिछली क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं। तो कृपया कर आप पिछली क्लास में जाइए और पूरी वीडियो देखकर आए, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। चलिए, मैं भी अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। चलिए आगे है हमारा संक्षिप्त भिन्न, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लोवेस्ट फ्रैक्शन। लोवेस्ट फ्रैक्शन आखिर होता क्या है? आप लोगों ने बहुत सारे
परिमेय संख्याएं तो पढ़ी है, लेकिन इनके प्रकार आपने दोस्त अभी तक इतने नहीं पढ़े होंगे शायद, और पढ़े हो तो अच्छी बात है। फ्रैक्शन संक्षिप्त भिन्न या लोवेस्ट फ्रैक्शन वह होती है जिसके अंश तथा हर आपस में अभाज्य हो। सॉरी, यहां पर एक चीज लिखना भूल गया हूं मैं, सह अभाज्य। क्या होते हैं यहाँ पर? सह अभाज्य। वह भिन्न जिसके अंश तथा हर आपस में सह अभाज्य हो, मतलब दोनों में कोई भी फैक्टर 1 के अलावा कॉमन ना हो, तो वो क्या कहलाती हैं दोस्त? संक्षिप्त भिन्न कहलाती हैं। इनके उदाहरण मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, आप नोट कर लेना। जैसे मैंने लिखा 2/3, 2/3, तो ये यहाँ पे इसके फैक्टर क्या निकल के आते हैं? एक तो 1 निकल के आएगा और इसका फैक्टर 2 निकल के आएगा। 3 के फैक्टर निकालें दोस्तों हम, एक 1 आता है और एक 2 आता है, सॉरी एक 3 आता है। तो दोस्त इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 फैक्टर कॉमन है, या यूं कहें कि जिनका एचसीएफ 1 होता है वह सह अभाज्य होती हैं। तो 2 और 3 आपस में सह अभाज्य हैं। ये 2 जो है अंश हो गया है, 3 जो है हर हो गया है। तो यहाँ पर 2/3 क्या हो चुकी है? एक संक्षिप्त भिन्न हो चुकी है। 2/3 संक्षिप्त भिन्न हो जाएगी। मैं आपसे कहूं कि 14/18 क्या संक्षिप्त भिन्न है? तो आप कहेंगे नहीं सर, इसको हम अभी और सॉल्व कर सकते हैं और काट सकते हैं, तब जाके ये संक्षिप्त भिन्न बनेगी। फिलहाल में ये संक्षिप्त भिन्न नहीं है। तो हम क्या करें? इसको 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 से काट दे रहे हैं। तो 2 सत्ते 14 और 2 नाम होता है 18। तो हमारे पास जो 7/9 मिला, ये हमारी संक्षिप्त भिन्न हो चुकी है। उम्मीद है दोस्त ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, तो मन से बहुत सारे एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। 7/9 अभी लिख दिया मैंने। 3/9, ये 3/9 नहीं होगा, 3/8 लिख सकते हैं हम। और लिख ले रहे हैं हम 21/37, और आप लोग लिख लेना ETC। मतलब बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। उम्मीद है मैं आपको ये चीज समझा पाने में भी सक्षम रहा हूँगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टाइप है दोस्त हमारे पास समभिन्न, या जिसको हम एक और नाम से जानते हैं उचित भिन्न। इंग्लिश में इसका नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन। आप ध्यान रखना, हिंदी में कुछ भी हो सकते हैं, हिंदी में इनके बहुत सारे नाम होते हैं। हमें इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि इंग्लिश में 1-2 ही नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में आपका समभिन्न भी आ सकता है दोस्त, या उचित भिन्न भी लिखा आ सकता है। आखिर समभिन्न या उचित भिन्न है क्या, उसको हम समझेंगे। वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, कुछ लोगों को अंश और हर अगर पता ना हो तो मैं लिख दे रहा हूं। ऊपर वाला जो रहता है दोस्त, ऊपर वाली संख्या जो रहती है वो हमेशा अंश रहती है। नीचे वाली बटे के नीचे जो बैठा होता है वो हमेशा हर बैठा होता है। तो उचित भिन्न क्या होती है? जिसका अंश हर से छोटा हो जाए। जैसे मैंने लिख दिया 2/3, ये हमारी कौन सी भिन्न हो गई है? उचित भिन्न हो गई है। और लिख दे रहा हूं मैं, जैसे मैंने लिख दिया 5/6, ये भी कौन सी भिन्न हो जाएगी? उचित भिन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका अंश जो है हर से कैसा है? छोटा है। और लिख दे रहे हम, जैसे मैंने लिख दिया 5/12, तो ये भी कौन सी भिन्न हो जाएगी दोस्त? उचित भिन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका अंश मतलब 5 है, हर से कैसा है? छोटा है। जिसका हर बड़ा हो वह क्या होगा? वहां पे क्या होगा? उचित भिन्न या समभिन्न होगी। या जिसका अंश छोटा हो जाए वह क्या होगी? उचित भिन्न होगी। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, जिसका अंश छोटा हो हर से, या इसको उल्टा भी बोला जा सकता है कि जिसका हर बड़ा हो अंश से, वह हमारी उचित भिन्न कहलाएगी। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम यहीं के यहीं। नेक्स्ट है हमारे पास विषम भिन्न, या जिसको हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। इसके 2 नाम है दोस्त, विषम भिन्न भी बोल सकते हैं इसको हम, और अनुचित भिन्न भी बोल सकते हैं। या इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इंग्लिश में इसका क्या नाम है दोस्त? तो वो है इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ नहीं है, इसका उल्टा होता है। बस यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखनी होगी, वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि कई किताबों में भी इसका जिक्र नहीं होता है, और बच्चे इस जब किताबों में जिक्र नहीं होता तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर हैं इसको बताते भी नहीं है। बस वो इतना बता देते हैं, वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो वह अनुचित भिन्न कहलाती है। पर इसमें यह भी बहुत मायने रखता है, बड़ा या हर के बराबर है। क्या होती है अनुचित भिन्न? इसको देख ले रहे हम।
वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो या हर के बराबर हो। वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो या हर के बराबर हो, कौन सी भिन्न कहलाएगी दोस्त? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल देख ले रहे हैं दोस्त, मैंने लिखा 3/2, तो ये कौन सी भिन्न है जिसका अंश कैसा हो गया है? हर से बड़ा हो गया है। इसमें क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है दोस्त? अंश हर से बड़ा होता है या हर के बराबर होता है। इसको भी आप पॉइंट में नोट कर लेना है ना। मैंने सभी चीजें टाइप नहीं किए हैं क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि पढ़ाते पढ़ाते आपको लिखवाता जाऊंगा। आप इसके साथ साथ नोट्स भी तैयार करते रहना। बहुत कम स्पीड में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बड़ी आसानी से आप लोग नोट्स क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि नोट्स आपके ही चलिए ठीक, यहां पर क्या करेंगे हम? अंश हर से बड़ा हो या हर के बराबर हो, तो वहां पर क्या होगी? अनुचित भिन्न होगी। और देख ले रहे हैं हम उदाहरण, मैंने लिखा 5/3, तो ये भी कौन सी भिन्न हो जाएगी दोस्त? अनुचित भिन्न हो जाएगी क्योंकि इसका अंश हर से बड़ा है। और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं हम, 55/55 मैंने कर दिया 30, ये भी कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी? ये भी हमारी कौन सी फ्रैक्शन होगी? अनुचित या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसका अंश जो है वो हर से कैसा है? बड़ा है। मैंने लिख दिया दोस्त 1 लिख दिया, मैंने लिख दिया 1। अब आपसे मैं पूछूं कि इसमें, सॉरी, एक क्वेश्चन ही देख ले रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा दोस्त, निम्न में से अनुचित भिन्न छांटिए। निम्न में से अनुचित भिन्न, निम्न में से अनुचित भिन्न कौन सी है? अनुचित भिन्न कौन सी है? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं दोस्त। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 5/3, ऑप्शन सी है ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये हमारे पास ऑप्शन हो गए। लास्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास इनमें से कोई नहीं। तो आप, बहुत से बच्चों का आंसर हो सकता है सी हो जाए, हो सकता है बी हो जाए, हो सकता है सिर्फ ए हो, या कुछ लोगों का हो सकता है इनमें से कोई नहीं। आप लोगों से मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करके कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर कमेंट्स करें कि इसका आंसर क्या है। आपको 5 सेकंड का मैं समय देता हूं, जल्दी से आंसर टिक कीजिए। उम्मीद है कि आपने प्रयास किया होगा। अब देखिए होता क्या है, जनरली बच्चे लगाते हैं इसको सही आंसर, पर मैंने अभी क्या कहा है कि वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो या हर के बराबर हो वह अनुचित भिन्न कहलाएगी। तो दोस्त, क्या हम एक के नीचे एक लगा सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर लगा सकते हैं। तो जिसका अंश हर से बड़ा हो या अंश हर के बराबर हो, ये दोनों बराबर हो गए, तो यह भी कौन सी भिन्न हो जाएगी? अनुचित भिन्न हो जाएगी। मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। उम्मीद है दोस्त कि मैं आपको उचित और अनुचित भिन्न में फर्क आसानी से समझा पाया हूंगा, इसमें सफल रहा हूंगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्त हमारे पास मिश्र भिन्न, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। आखिर मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इस पर भी हम चर्चा कर ले रहे होंगे। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने कभी इस तरीके से देखा होगा कि 2 सही 1/3। अब ये तो हमें पता है कि ये कोई फ्रैक्शन है, लेकिन हमें इसका नाम पता नहीं है दोस्त। तो ये वाली जो फ्रैक्शन कहलाती है वही क्या कहलाती है दोस्त? मिश्र भिन्न कहलाती है या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। इसकी विशेषता होती है कि यह एक प्राकृतिक संख्या और एक भिन्न से मिलकर बनी होती है। क्या विशेषता होती है? कि वह भिन्न जो एक प्राकृतिक संख्या तथा एक भिन्न से मिलकर बनी हो, क्या कहलाती है दोस्त? मिश्र भिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल मैं आपको लिख दे रहा हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। 1 सही 1/2, 5 सही 3/2, और लिख लीजिए 6 सही 15/29, और भी एग्जाम्पल अब आप अपने मन से लिख लेना। तो मिश्र भिन्न में कुछ नहीं है, बस हमें इसकी समझ होनी चाहिए, जो कि हम समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम, यहीं की यहीं देख लेना है हमारी जटिल भिन्न। जटिल भिन्न क्या होती है? इसका इंग्लिश में नाम है दोस्त कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्या होता है इसका इंग्लिश में नाम?
कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, या इसको हिंदी में हम बोलते हैं जटिल भिन्न। कहीं कहीं आपको मिश्रित भिन्न भी नाम लिखा मिल सकता है। आप कंफ्यूज नहीं होना, आप सिर्फ और सिर्फ याद रखना इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। और ये क्या होती है दोस्त हमारे पास, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जटिल भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन होती क्या है, तो वह भिन्न जिसका अंश तथा हर दोनों आपस में कैसे हो, भिन्न हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा 2/3 के अपॉन में है 5/6, और उदाहरण ले लें, ये देखिए इसका अंश भी क्या हो गया है, एक भिन्न हो गया है, और हर भी क्या हो चुकी है, एक भिन्न हो चुकी है। तो ऐसी फ्रैक्शन जितनी भी होंगी वो क्या कहलाएंगी दोस्त, जटिल भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएंगी। और एग्जांपल आप लिख सकते हैं 5/6 के अपॉन है 9/17, है ना। 5/6 के बटे में है 9/17। और उदाहरण आप अपने मन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको मिश्र भिन्न और जटिल भिन्न भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई है दोस्त तो फिर से यस कमेंट लिखना ना भूलें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम। इसके बाद होती है हमारे पास सतत भिन्न, या जिसको हम वितत भिन्न, या एक और इसका नाम है लंगड़ी भिन्न। आप सुन के अजीब लग रहा होगा कि लंगड़ी भिन्न, या इसको लंगड़ा भिन्न भी हम कहते हैं। तो लंगड़ा भिन्न या लंगड़ी भिन्न होती क्या है, इसके इतने सारे नाम है दोस्त। सबसे पहले तो ये सतत भिन्न के नाम से आ सकती है। दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है, वितत भिन्न भी कह सकता है। तीसरा इसको कहीं कहीं लंगड़ी भिन्न भी बोलते हैं। तो इंग्लिश में हम इसको याद रखेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन ही क्या कहलाती है, लंगड़ी भिन्न या सतत भिन्न या वितत भिन्न कहलाती है। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दे रहा हूं, कुछ इस तरीके से दिखाई देगी दोस्त। आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा, जिस तरीके से मैं आपको लिख के बता रहा हूं। हो सकता है इनके स्थान पर अंक बदल दिए जाएं, तो इस तरीके से आपको ये दिखाई देगी। यही किसका उदाहरण है दोस्त, लंगड़ी भिन्न या सतत भिन्न या वितत भिन्न का उदाहरण है। आप उदाहरण लिख के या एग्जाम्पल लिख के ऐसे उदाहरण मन से बना सकते हैं। और इसके और उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूं इस तरीके से। कुछ भी हो सकता है यहाँ, कुछ भी हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो जो भी आप लिखना चाहो इस तरीके से। ये भी किसका उदाहरण है, लंगड़ी भिन्न, सतत भिन्न या वितत भिन्न का उदाहरण है। उम्मीद है दोस्त कि ये भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इनको सॉल्व कैसे करते हैं हम, अगर समय रहा तो आज ही मैं क्लियर करा दूंगा, अगर समय नहीं रहा तो अगली क्लास में हम इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल हम आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, समय अगर रहा तो इसको भी हम आज निपटा ही लेंगे। कोशिश पूरी है दोस्त मेरी। आज महाशिवरात्रि है, मैं फिर भी वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम। अगली है हमारे पास, महाशिवरात्रि से याद आया दोस्त, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान महाकाल आपकी जल्दी सुने, आपका जल्द से जल्द पेपर निकालें और वर्ग 2 में आपकी एक सीट पक्की हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम व्युत्क्रम भिन्न, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। व्युत्क्रम भिन्न या इसका दूसरा नाम है, इंग्लिश में बोलेंगे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, या एक और नाम है इंग्लिश में इनवर्स फ्रैक्शन। आखिर ये होते क्या है, इसको भी हम समझ ले रहे हैं। एक लाइन में ही ये खत्म हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लो कोई भिन्न है a/b, इस तरीके से लिखा हुआ है, या p/q कर लो। कोई भिन्न है p/q, कोई भिन्न हमारे पास लिखी है p/q। इसका अगर आपसे पूछ ले कि व्युत्क्रम भिन्न ज्ञात कीजिए, इसका कभी आपसे अगर पूछ ले कि व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी, तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्त, इन दोनों को आपस में पलट देना है। अंश का हर का अंश कर दोगे तो ये क्या बन जाएगी, व्युत्क्रम भिन्न बन जाएगी। दरअसल तरीका कुछ ऐसा है कि इसको लिखा, जैसे मान लो अगर आपसे पूछे कि x का इनवर्स क्या होगा, तो आप लोग क्या लिखोगे इसको 1/x। वैसे इसका इनवर्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्त 1/p/q। आपको पता होगा कि ये बड़ा वाला बट्टा हटता है तो क्या लगता है हमारे पास, एक तो पहले से जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, एक तो रहेगा ही। इसके बाद ये वाला बट्टा हटेगा तो क्या लगता है दोस्त, गुणा लगता है, और ये अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। p/q का क्या हो जाएगा, q/p हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास ये मिलेगा। उम्मीद है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन भी समझ में आ गई होगी। और उदाहरण हम देख ले रहे हैं
2/3 का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 3/2 होगी। उम्मीद है दोस्त कि ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे देख ले रहे हैं हम, ये थे हमारे कुछ भिन्न के प्रकार जो कि हमने पढ़ लिए हैं। इससे संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चन संयोजित किए हैं। कुछ क्वेश्चन को टाइप करने में प्रॉब्लम हो रही थी दोस्त, मैं ही क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, मैं ही क्वेश्चन टाइप करता हूँ और मैं ही वीडियो बनाता हूँ, तो टाइम लगता है। कुल मिला के 1 मैन आर्मी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में दिक्कत हो रही थी, तो कुछ ही क्वेश्चन टाइप किए हैं, बाकी मैं इनको बोर्ड पर लिखाकर बड़ी आसानी से आपको समझाने वाला हूँ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्त कि निम्न में से उचित भिन्न है। निम्न में से उचित भिन्न है, तो हम अभी पढ़ के आए हैं दोस्त कि उचित भिन्न होती क्या है। आप कहेंगे सर जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो वही उचित भिन्न होगी। तो चेक करके देख ले रहे हैं हम, 5/2 में अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ये तो होने से रहा। ये तो मिश्रित भिन्न है, हमें पता लग गया है। और ये कौन सी भिन्न में आ जाएगी, अनुचित भिन्न में आ जाएगी। तो एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त यहाँ पर, 5/9, जिसका अंश 5 है और हर 9 है, तो मतलब 5 छोटा है और 9 बड़ा है, तो यही कौन सी भिन्न हो जाएगी दोस्त, उचित भिन्न हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, संक्षिप्त भिन्न होती है जिसके अंश तथा हर होते हैं। संक्षिप्त भिन्न होती है जिसके अंश तथा हर होते हैं आपस में बराबर, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। अंश बड़ा या हर छोटा, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अंश छोटा हर बड़ा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए। सह अभाज्य होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए, मतलब को प्राइम होने चाहिए। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। संक्षिप्त भिन्न में अंश तथा हर कैसे होते हैं दोस्त, सह अभाज्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्त। क्वेश्चन है हमारे पास, 5/11 की व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी। हम अभी सीख कर आ चुके हैं कि अंश और हर को अगर हम पलट दें तो हमारे पास जो भिन्न प्राप्त होती है वह व्युत्क्रम भिन्न होती है। ये लिखा हुआ है हमारे पास 5/11, इसको पलट दो तो कितना हो जाएगा, 11/5। और जहां पर भी 11/5 होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि अनुचित भिन्न को हल करने पर हमेशा कौन सी भिन्न प्राप्त होती है। ऑप्शन ए समभिन्न, ऑप्शन बी व्युत्क्रम भिन्न, ऑप्शन सी मिश्र भिन्न, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि वीडियो को फिर से पॉज करें और इसका आंसर करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर टाइप करें। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने ऐसा किया होगा, और नहीं किया है, समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो सबसे पहले तो हम विषम भिन्न, इसने क्या कहा, अनुचित भिन्न, इसको हम विषम भिन्न भी कहते हैं। अनुचित भिन्न का उदाहरण अगर हम लिखें तो अनुचित भिन्न का उदाहरण हम 9/2 लिख सकते हैं। क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो वही तो अनुचित है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं दोस्त, हमें देना है 9 में 2 का भाग। तो 2 का दूनिया इतनी बार पढ़ना है कि 9 से ज्यादा ना हो, तो 2 चौके होता है 8, शेष बचेगा दोस्त हमारे पास 1। जो भी भागफल आता है वो हम सामने लिखते हैं, जो शेषफल रहता है दोस्त उसको हम हमेशा ऊपर लिखते हैं, जिसका भाग दे रहे हैं वो हमेशा नीचे आता है। तो मुझे ये बताइए, क्या 9/2 को हम 4 सही 1/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8 और 1 हो जाएगा हमारे पास 9। उम्मीद है ये चीज क्लियर हुई होगी आपको, ठीक। चलिए, अब इसमें मुझे ये बताइए, अनुचित भिन्न को सॉल्व किया तो आपने क्या गया है, 4 सही 1/2। ये कौन सी भिन्न होती है, तो आप कहेंगे सर ये होती है मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न होती है दोस्त, मिश्र भिन्न होती है। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, इसका कभी रिवर्स भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है कि मिश्र भिन्न को सॉल्व करने पर हमेशा कौन सी भिन्न मिलेगी, तो कौन सी भिन्न मिलेगी दोस्त, अनुचित भिन्न मिलेगी। कौन सी मिलेगी, हमें हमेशा अनुचित भिन्न मिलेगी। उम्मीद है दोस्त ये भी आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। और अभी आप ये ना समझें कि हल्के हल्के क्वेश्चन करा रहे हैं सर, ये छोटे छोटे क्वेश्चन करा के मैं आपका बेस बना रहा हूं, जहर उगलना अभी बाकी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम। अगला है, हाँ, ये वही आ गया है जो हमने अभी किया था कि मिश्र भिन्न को हल करने पर हमेशा कौन सी भिन्न प्राप्त होती है। तो अभी चेक किया था हमने, कौन सी भिन्न होती है, अनुचित भिन्न प्राप्त होती है। उम्मीद है यहां तक आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, चीजों को क्लियर हो रही होंगी बातें। अब हम भिन्नों के क्वेश्चन पर आते हैं। यहां से मैं आपको एक काम करता हूं, यहां से कुछ चीजें आपको समझानी पड़ेगी, उनको मैं पहले समझाऊंगा, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
चलिए इनको हम समझते हैं। इनको इन क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी जरूरी हैं, उन पे हम पहुंचते हैं। जैसे चाहे तो आप हेडिंग डाल सकते हैं भिन्नों पर आधारित नियम, भिन्नों पर कुछ महत्वपूर्ण नियम, भिन्नों पर कुछ महत्वपूर्ण नियम। पहला नियम आपको लिखना हो तो लिख लेना, फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं, आपका समझना जरूरी है। ये कोई नियम नहीं है, बेसिक सी चीज है जो हमें पता किसी किसी को नहीं होती है, किसी किसी को पता होती है, मैक्सिमम लोगों को ये जानकारी नहीं होती है, तो हम उसको पहले समझ ले रहे हैं। जैसे कभी आपको लिखा मिल जाए बेटा 2 धन 1/2, 2 धन 1/2, तो इसको हम सॉल्व करके कैसे लिखते हैं? 2 दूनी 4, 4 और 1 हो गया है 5, तो इसको लिखेंगे हम 5/2। ठीक, अगर 5/2, अगर मैंने कहा कि अगर आपके पास लिखा है 2 सही 1/2, तो इसको सॉल्व करके कैसे लिखोगे? तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? 5/2। ऐसा ही लिखेंगे क्या? आप बोलेंगे हाँ सर इसमें क्या दिक्कत है, ऐसे ही लिखेंगे। समझाने मैं ये चाह रहा हूं समझाना कि ध्यान रखना कि 2 धन 1/2 को हम ये भी लिख सकते हैं 2 सही 1/2, या फिर 2 सही 1/2 को आवश्यकता पड़ने पर हम 2 धन 1/2 लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई? और यही हमारा पहला नियम है। क्या है हमारे पास? जैसे मान लो लिखा है ए धन B/C, तो इसको हम लिख सकते हैं ए करेक्ट, ए सही B/C। मान लो लिखा है आपके पास 5 धन 3/8, तो इसको लिख सकते हैं दोस्त हम 5 सही 3/8। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट नियम हम देख ले रहे हैं कि नियम नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो अगला है, इसी के अंतर्गत है नियम। आप अगले नियम की तरफ बढ़ने से पहले हम इसको थोड़ा सा और समझेंगे। जैसे कभी दोस्त आपके पास लिखा मिल जाए ऋण के 2 और ऋण का 1/2, तो इसका तात्पर्य होता क्या है? तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसमें माइनस को कॉमन ले ले रहे हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या मिलेगा? हमारे पास 2 मिलेगा। ये माइनस भी चला गया बाहर, तो क्या मिलेगा हमारे पास? प्लस, और क्या हो गया? 1/2। क्या हम ऐसे ही लिखेंगे? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है, ऐसे ही लिखेंगे। अब मुझे ये बताइए, अगर हम इसको अंदर वाले को कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं 2 करेक्ट, मतलब 2 सही 1/2 लिख सकते हैं। लेकिन बाहर क्या चल रहा है? माइनस चल रहा है। बाहर क्या चल रहा है दोस्त? माइनस चल रहा है। इसका मतलब है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लो लिखा हो आपका ऋण 3 और ऋण 1/5, तो इसको हम कैसे लिखेंगे दोस्त? इसको लिखेंगे ऋण 3 सही 1/5। आप लोग सोच रहे होंगे सर आप ये हमें क्यों बता रहे हैं, ये तो हमें पता है। तो नहीं दोस्त, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं मैं आपको समझाता हूं। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5×3 = 15, लेकिन ऋण का 15 और ऋण के 1 मिलेंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्त? ऋण के 16 बटे कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। इसका आंसर ये आना चाहिए है। पर अगर आपको कभी फ्रैक्शन में इस तरीके से लिखा मिलता है तो बच्चे क्या करते हैं समझना, 5×3 = 15 करते हैं, ऋण का 15, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो इसको धन का 1 समझ लेते हैं। फिर से समझो, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो इसको क्या समझते हैं बच्चे? धन का 1 समझ लेते हैं। मतलब 5×3 = 15, ऋण के 15 में धन का 1 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ऋण के 14/5। तो ये तो सरासर गलत हो गया है ना बेटा, गलत हो गया है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास लिखा हो ऋण के 5 सही 3/8 इस तरीके से लिखा हो तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 8×5 कितना हो गए? कुल मिला के इस तरीके से ये ऐसा लगा लो, या फिर ध्यान रखना इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ऋण के 5 और ऋण के 3/8। ये इस तरीके से इसको हम इमेजिन करेंगे कि अगर यहाँ पर इस पूरे के आगे माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि -5 है और माइनस का 3/8 है। उम्मीद है कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करेंगे। अगला नियम पढ़ने से पहले मुझे थोड़े से कैमरे की क्वालिटी देखनी है कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं, तो मैं देख के आता हूं। आप बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, मैं आता हूं। ऑल क्लियर है दोस्त? चलिए नेक्स्ट नियम देख ले रहे हैं। इसको मैं इरेज करे दे रहा हूं। आपको चाहे आप नोट्स बनाने हैं तो आप यहां से स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर सकते हैं। अगले नियम की तरफ हम बढ़ेंगे, नियम नंबर
2 या 3 जो भी आपको नाम देना हो वो दे सकते हैं। मैं तो इसको 3 कहूंगा क्योंकि हमारे पास पहला नियम वो था, सेकंड नियम हमने माइनस वाला पढ़ लिया है। तीसरा नियम है हमारे पास, जैसे अगर आपके पास लिखा मिल जाए 345 ऋण के 5/9, इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग? तो आप कहेंगे सर 9 का कुछ नहीं करेंगे, 9 का इसमें गुणा करो और उसमें से 5 घटा दो, जो भी आंसर आए उसमें 9 का भाग दे दो, फिर जाके आंसर करो। तो इसको आप अपने हिसाब से करके दिखाना और कमेंट्स बॉक्स में हो सके तो इसका आंसर जरूर करना। अब देखना, ये तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, मैं छोटा सा क्वेश्चन करने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लो 5 ऋण 2/3 लिखा हुआ है, इसको हल करने का क्या तरीका होगा? 5 दिया कितना हो जाएगा? 15। 5 दिया 15, 15 में से 2 जाएगा दोस्त, तो कितना मिलेगा हमारे पास? 15 में से 2 गया तो हमारे पास मिला 13/3। कितना मिल गया है? 13/3। और इसको हम लिख सकते हैं 3 चौके 12 और 1 बटे कितना हो गया? 3। इसका ऐसा लिख सकते हैं कि हम 4 सही 1/3 बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन दोस्त क्या इसको हम ऐसा करेंगे? मान लो यहाँ पर कुछ और होता, ये कोई बड़ी डिजिट होती, यहाँ पर कुछ और ले ले रहे हैं हम इस तरीके से, ये होता 556 और नीचे होता 4 5 और ले लो 8, ये अगर 7 कर लो, इसको 7 कर लो, तो अब इसको कैसे करते? तो आप कहते सर बड़ा आसान है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये घटाएंगे, जो भी आएगा उसमें 50 और 57 का भाग दोगे, फिर इस तरीके से उसको सॉल्व कर देंगे। तो इसमें हमारा, आप विश्वास नहीं मानोगे, 1 से 2 मिनट बर्बाद हो जाएगा और इसका आंसर चंद सेकंड में, हम चंद सेकंड नहीं, हम 1 सेकंड के अंदर बड़ी आसानी से ला सकते हैं। वो क्या है उसको हम सीखेंगे। हमें कुछ नहीं करना है दोस्त, इसको सीखने से पहले हमें छोटे छोटे एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे, जैसे कि इसी को हम सॉल्व करते हैं, इस तरीके से हम अब नहीं करने वाले। तो तरीका क्या है समझेंगे। मुझे ये बताइए, क्या हम 5 को ऐसा लिख सकते हैं 4 धन 1? आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताइए 2/3 है तो 2/3 है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का हमने 4 ही रहने दिया। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 मिलेगा। ध्यान रखना, जब भी इस तरीके का होगा तो इन दोनों का अंतर लिखेंगे हम, तो कितना मिलेगा? 1 बटे कितना हो जाएगा? 3। तो हमारे पास आंसर आ गया है 4 सही 1/3। कितने कम समय में आ गया है मुझे बताइए। ना गुणा करने की झंझट, ना कुछ किसी का कुछ भी करना है हमको। एक और देख ले रहे हैं हम, मैंने कहा 15 सही ऋण के 3/5 लिखे हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं है, फटाक से इसमें 1 कम करो तो कितना हो जाएगा? 4था। और इन दोनों का अंतर देख लो कितना आ गया है? 2, और बटे में 5 हमारे पास होगा ही। ये इसका आंसर है। क्या आपको आप समझ पाए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला देख ले रहे हैं हम। जैसे मैंने लिखा दोस्त 32 माइनस 16/19। अब इसका आंसर क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं है, 32 की जगह लिख दो 31, 1 कम और 1 यहाँ पर आएगा। इन दोनों का 19 से कम 19 और 19 में से 16 जाएगा, तो बेहतर है कि इन दोनों का डिफरेंस देखो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो 3 का आएगा। 31 सही 3/19। ये चीज अब आपके दिमाग में बैठ गई होगी। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो आप कहेंगे सर आप ना करें, इसका आंसर अब हम कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर रहे हैं। तो मुझे पता है मेरे दोस्त कि आप लोग कर दोगे, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। इसको हम लिखेंगे 344। कितना लिखेंगे? 344। और इन दोनों का डिफरेंस देखो तो आप कहेंगे सर 1 का है और डिवाइड में कितना है हमारे पास? 457। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये नियम समझ में अब आपको आ गया होगा। ये महत्वपूर्ण नियम था, हम बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्त कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगले नियम की तरफ हम बढ़ते हैं कि आगे का नियम आखिर है क्या। तो ध्यान रखना, अगला नियम है नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कहता है कि अगर आपको कभी भी दो फ्रैक्शन को जोड़ना है, जैसे 1/1 लिखा है आपके पास 4 और यहाँ पे लिखा है 3/4, इस तरीके से लिखा है, तो ध्यान रखना इसके हर जो है वो कैसे हैं? समान है। हर कैसे हैं? समान है। जब भी हर समान होते हैं तो अंश को अंश से जोड़ दें तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। और नीचे हमेशा जो समान हर होता है उसी को लिख दिया जाता है, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? इसका 1 आ जाएगा। एलसीएम लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है। और देख ले रहे हैं हम, जैसे मैंने लिखा 3/5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1/5। यहाँ पर क्या हो गया है? 1/5। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 और 5 का आप एक बार 5 लिख दो, ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल हम कुछ देख ले रहे हैं, जैसे मैंने लिखा 1/,
1/9 प्लस का लिखा मैंने 2/9, फिर यहां पे लिख दिया मैंने 7/8/9, यहां पर लिख दिया मैंने 8/9। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सभी के हर समान है, आप पहले मुझे ये बताइए। तो हर सभी के समान है दोस्त, इन सभी को डायरेक्ट जोड़ देंगे। 8 और 2 10, 10 और 1 हो जाएगा दोस्त 11। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11/9। इसको हम एक बार और लिख सकते हैं सॉल्व करके, 9 एकम 9, इन दोनों का डिफरेंस देखो तो हो गया है 2 अपॉन कितना हो जाएगा 9। तो 11/9 को हम लिख सकते हैं 1 सही 2/9। उम्मीद है दोस्त कि ये नियम भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए है और हो गया होगा। नेक्स्ट नियम देख ले रहे हैं हम। नियम नंबर शायद 5 होगा, ठीक है। पिछला अगर 4 था तो ये दोस्त 5 होने वाला है। नियम नंबर 5 क्या कहता है? जैसे आपके पास लिखा हो 3/4 लिखा है और यहाँ पे लिखा है आपके पास 5/6। अब इसको हल करना है दोस्त। तो यहाँ पे हर समान है क्या? यहाँ पे हर समान है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हर समान नहीं है। तो हर समान नहीं है तो करेंगे क्या? आप क्या करोगे? इन दोनों का लोगे आप एलसीएम। इन दोनों का क्या लोगे आप? एलसीएम। और एलसीएम आपको लेना आता होगा। एलसीएम में मैं ज्यादा नहीं जाने वाला हूँ। एलसीएम आप सभी से बनता होगा, तभी आपने वर्ग 2 का फार्म भरा हुआ है, ठीक है। तो एलसीएम निकालना सभी से बनता होगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। तो हम नीचे लिख देंगे यहाँ पे 12। उम्मीद है 12 लिख दिया हमने, ठीक है। अब 12 लिखा है यहाँ पे, कुछ नहीं करेंगे हम, 3/4 में करेंगे 12 का गुणा। या इतना ना करो, सीधा एक काम करो, 12 में दे दो आप 4 का भाग। 4 का भाग दिया तो 4 तिया आ जाएगा 12। 3 का गणेंगे दोस्त, 3 में गुणा तो 3 का कितना हो जाएगा 9। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया हमने। 6 का भाग हम देंगे, 6 का भाग हम देंगे 12 में, आंसर आएगा 2। 2 का गुणा करेंगे 5 में तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10। इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, हमारे पास आ जाएगा 19/12। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक सही 12 में से 19 जाएगा दोस्तों, हमारे पास बचेगा 7। एक सही 7/12। ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ये 3 या 4 होते और देख ले रहे हैं हम, एक आध उदाहरण और देख ले रहे हैं ताकि आपके नियम सभी क्लियर हो जाए। जैसे हमने लिखा 3/5, 7/10 प्लस का लिखा मैंने 1/6। अब इसको हल करना है तो इनका एलसीएम कितना आएगा सबका? आप कहेंगे सर इनका एलसीएम आ जाएगा 30। 5 का भाग देंगे आप 30 में तो आएगा 6। 6 का गुणा आप 3 में करेंगे तो आएगा हमारे पास दोस्त 18। फिर 10 का भाग आप 30 में देंगे तो आएगा 3। 3 का गुणा आप 7 में करेंगे तो आएगा 21। पर 6 का भाग आप देंगे 30 में तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5। प्लस है तो प्लस लगाते जाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाते जाएंगे। इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 5 होता है 13, 13 और 1 हो जाएगा 14। फिर हमारे पास कितना हो जाएगा? एक बचेगा हासिल का, 2 और 2 कितना हो गया हमारे पास 4, है ना। देख लेना गलत ना जोड़ा हो। अब इसके बाद अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। 30 हो चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, चाहे तो और छोटा कर ले रहे हैं इसको। किससे कट जाएगा? तो ये कटेगा दोस्त हमारे पास 2 से। ऊपर हो जाएगा हमारे पास 22, नीचे हो जाएगा 15। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे आप? 15 एकम 15, 5 और 2 7, यहाँ पे बचेगा 7/15। मतलब एक सही 7/15 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि ये नियम भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हमारे आखिरी नियम की ओर हम अग्रसर होते हैं। इसमें आखिरी नियम है, छठवां नियम हो सकता है, जो भी है आप नंबर अपने हिसाब से डालते जाना। नियम क्या होता है ध्यान रखना, जब भी आप कभी मिश्र भिन्न को सॉल्व करोगे, जैसे आपको कभी लिखा मिल जाए और कुछ ले ले रहे हम 2 सही 3/4, धन आपको लिखा मिल जाए 5 सही 1/4, तो ऐसी कंडीशन में हम करते क्या है? तो कुछ नहीं करेंगे दोस्त, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 धन 3/4? आप कहेंगे हाँ सर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले नियमों में हमें ये चीज पढ़ के आ चुके हैं। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ दोस्त मैं 5 धन 1/4? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ये बताइए, क्या मैं पूर्णांक पूर्णांक वाले हिस्से जोड़ सकता हूँ? तो पूरा पूर्णांक यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। आप कहेंगे हाँ सर 7 हो गया। बीच में लगाओ प्लस, और इसके बाद जो
परिमेय संख्याएं हैं या भिन्न है, भिन्न भिन्नों को हम जोड़ेंगे तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इनको सॉल्व करोगे तो सीधा सीधा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4/4 है, हल करोगे तो यहाँ पर पूरा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। पर ये समझाने के लिए था, इतना हम नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या, मैं आपको बताने वाला हूं कि इतना हम नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम करेंगे क्या करेंगे, पूर्णांक पूर्णांक जोड़ा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर हमने देखा हर समान है, टारगेट आप पहले हरों को करेंगे, हर यहाँ पर समान है तो सीधा सीधा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4/4 मतलब 1 आ गया है, 7 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उम्मीद है ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण के माध्यम से हम इसको और अच्छे से समझ ले रहे हैं। जैसे मैंने लिखा 5 सही 3/5 धन 2 सही 1/3। अब इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, तो पहले तो इनको जोड़ लो, पूर्णांक पूर्णांक जोड़ लिया, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे दोस्त, हम 3/5 धन के लिखेंगे हम 1/3। अब इनको सॉल्व कैसे करोगे, या तो इनका एलसीएम लो, या जब भी आपको पता होगा ये को प्राइम होंगे तो सीधा 3 का गुणा यहाँ, 5 का गुणा यहाँ, यहाँ से करके आप जोड़ सकते हो, और एलसीएम लेके सॉल्व करना हो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा 15, 3 त्रिका 9 और 5 एकम 5, 9 और 5 कितना होता है हमारे पास 14, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 7 धन 14/15 को लिख सकते हैं 7 सही 14/15। उम्मीद है दोस्त कि आपको ये नियम भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे अगर आपने ये नियम अच्छे से पढ़ लिए हैं तो। चलिए दोस्त, हम अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं कि हमें कौन कौन से, अगर आसानी इसमें रहे क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा, नहीं तो लिख लिख के कराते जाऊंगा आपको। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हमारे पास 5/9 धन 4/9 है। आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के अगर हर समान है तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9/9 मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ऐसा ही है, जैसे मान लो ये 6 नंबर था, ये हमारे पास 7 नंबर है। अब इस सवाल को हल हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए दोस्त, यहाँ पर हमें क्या देखना है, पहले वो देखने हैं जिनके हर समान है। जैसे हमने देखा यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, हमें पता है कि इन दोनों का सीधा सीधा नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर जोड़ो जरा इन दोनों को तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो गया है। 3/3 मतलब क्या रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम 1 लिख ले रहे हैं, इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो कितना आ चुका है हमारे पास 1 आ चुका है। 5/8 और 3/8 को अगर आप जोड़ोगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, क्योंकि हर कैसा है इनके समान, तो हम अंश से अंश डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो 5/5 धन 3 मतलब 8, 8/8 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे दोस्तों, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और टाइप किए हुए क्वेश्चन बस मेरे पास इतने ही थे। अब हम लिख लिख कर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके पास क्वेश्चन रहेंगे तो कोई समस्या नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारे पास, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन लिखा है लेकिन अब ये थोड़ा सा लंबा है और आपको समझ में आना चाहिए। ये 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास 3/11 धन 6/7 धन 3/5 धन 1/9 धन 8/11 धन 2/5 धन 1/7 धन 8/9। ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक बार मैं देख ले रहा हूँ गलत तो नहीं हो गया है। 3/8, 6/7, 3/5, 1/9, 8/11, 2/5, 1/7 और 8/9। और उम्मीद करता हूँ आपसे कि वीडियो को पॉज करें आप और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। ऑप्शन भी दे दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन है इसके हमारे पास 4, 5, 6, 9, ये हमारे पास ऑप्शन है। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आपने प्रयास किया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हम सबसे पहले टारगेट किसको करेंगे दोस्त, हम ढूंढेंगे कि अंश हर किन किन के सेम है। तो आप कहेंगे सर हमें 11 यहाँ पे दिख गया है, 11 यहाँ पे दिख गया है, तो इन्हीं को निपटा लो पहले। तो यहाँ पर देखो अंश को अंश से जोड़ोगे, 3 और 8 कितना हो गया है 11, 11/11 मतलब इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर कितना आ गया है 1 आ गया है।
सात देखो जरा, सात यहाँ पर भी है, सात यहाँ पर भी है, तो 6 और 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7। 7/7 मतलब 1 आ गया, मतलब ये हो गया 6/7, और 6/7 1/7 को हमने निपटा दिया, तो आंसर कितना आ गया है? 1। 5 देखो, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 3/5 और 2/5 इनको भी जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा? 5/5 मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है? 1/9 और 8/9। जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो 9/9 मतलब 1 आ जाएगा, तो हमारे पास कुल मिला के 4 टाइम्स 1 आ गए हैं, मतलब 4 बार 1 आ गया है, और इनको जोड़ोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, और आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। अगला है हमारे पास 2 सही 3/4 धन 5 सही 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो अभी हम सीख कर आए हैं, क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ोगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। 3/4 और 1/4 इनको जोड़ोगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्त समझ में आया ही होगा, क्योंकि हम इस पे बहुत चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको करना है अभी 5 सेकंड के अंदर, इसको निपटाना है। 5 सही 3/5 धन 2 सही 3/7 धन 5 सही 2/5 धन 1 सही 4/7। ये आपको करना है, और इसके ऑप्शन में दिए दे रहा हूं 16। ऑप्शन ए है हमारे पास 16, ऑप्शन बी है दोस्त 15, ऑप्शन सी है दोस्त हमारे पास 20, और ऑप्शन डी है हमारे पास 17। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो आपको क्या सिखाया है मैंने कि पूर्णांक पूर्णांक वाला हिस्सा पहले जोड़ना है, मतलब 5 और 2 हो जाएगा हमारे पास 7, 7 और 5 हो गया हमारे पास 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा दोस्त? हमारे पास 13। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल आनी ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 3/5 और 2/5 सॉल्व करोगे तो 5/5 मतलब आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे 3/7 और 4/7 मतलब 7/7, तो इसका भी कितना आ जाएगा? 1। 13, एक 14 और एक 15, तो हमारे पास इसका प्यारा सा आंसर हो जाएगा 15। देखिए फ्रैक्शन के नियम से ये सवाल कितने आसान हो गए हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर 11 क्वेश्चन है। 4 ऋण 1/3, इसका आंसर क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं है, इसमें क्या लिखेंगे आप? इसके ऑप्शन भी ले लिए आप पहले तो। 3 सही 2/3 पहला ऑप्शन है, दूसरा है 5/3, तीसरा है 1 सही 1/3, और आखिरी है हमारे पास 2 सही 3/5। तो क्या आएगा इसका आंसर? आप कहेंगे सर इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 3, और इन दोनों का अंतर कितना दिया है? 2 बटे कितना हो जाएगा? 3। तो 3 सही 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्त 334 ऋण 3/5, इसका आंसर बताइए। ये 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके ऑप्शन भी ले ले रहे हैं हम। 334 सही 3/5, अगले ऑप्शन है हमारे पास ऋण के 334 सही 3/5, फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास 33 सही 333 सही 2/5, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास नोटा नन ऑफ दीज, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे दोस्त? इसको हम लिखेंगे पहले तो 333, यही हमारा आंसर हो जाएगा लगभग। क्लियर ही हो गया है। इन दोनों का डिफरेंस देखो तो कितना हो जाएगा? 2, और डिवाइड में क्या चल रहा है? 5, मतलब यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। उम्मीद है समझ पाए होंगे, बड़े आसान से क्वेश्चन थे। चलिए अगला देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास 27 सही 1/2, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद करने का प्रयास करना। धन का 15 सही 3/4, ऋण का 12 सही 2/5, धन का 18 सही 4/5। इसके ऑप्शन भी मैं आपको दिए दे रहा हूँ। ऑप्शन है हमारे पास 49 सही 13/20, नेक्स्ट है हमारे पास 48 सही 13/20, अगला है 45 सही 3/5, लास्ट है नन ऑफ दीज मतलब नोटा। तो इसका आंसर क्या होगा? आप प्रयास करें, वीडियो पॉज करें, या ऐसे ही आप
10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड के अंदर इसको निपटाने का प्रयास करें। अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं बताने के लिए। उम्मीद है प्रयास किया होगा आपने। चलिए मैं ही बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है हमको। अगर यहाँ माइनस लगा है तो ये 12 भी ऋण का है और ये 2/5 भी किसका है दोस्त, ऋण का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे इनको, पूर्णांक पूर्णांक वालों को कर लेंगे। 15 में से 12 जाएगा तो आप कहेंगे सर 3 बचेगा। 15 में से 12 घटा दो, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, 15 में से 12 गया तो कितना मिला 3, 3 इसको दे दिया तो कितना हो गया 30, 30 में अगर आप 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, हमारे पास 48 हो जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब हमें किसको टारगेट करना है, जिसके हर समान है। तो किसके हर समान है दोस्त, यहाँ पर कितना हमारे पास, ये हमारे पास 2/5, लेकिन किसका है, ऋण का है। और ये हमारे पास 4/5 किसका, हमारे पास ये किसका है, धन का है। तो ये देखना, ऋण के 2 हैं और ये धन के 4 हैं, घटाओगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, तो ये मिलेगा धन का 2/5, यही मिलेगा ना दोस्त, बिल्कुल मिलेगा। अब हमारे पास बचा क्या है, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इनको साथ में लिख ले रहे हैं हम, या एक काम करें पहले इन्हीं को निपटा ले रहे हैं हम, जैसा भी करना हो। इसके साथ क्या कर ले रहे हैं हम, 1/2 लिख ले रहे हैं, प्लस का कितना लिख ले रहे हैं दोस्त, हम 3/4 लिख ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2/5, हम अभी सॉल्व कर चुके हैं। इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है, पहले तो आप चाहें तो इनको निपटा लें, साथ में निपटा लें, जो आपको करना हो कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 48 प्लस एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। इसका सभी का एलसीएम कितना आ चुका है दोस्त, 20 आ चुका है। 20 में दोगे 10 का भाग तो ये हो जाएगा 10 एकम 10, यहाँ पे 4 पंजे 20, 5 दिया कितना हो जाएगा 15। फिर और जोड़ोगे आप तो इसको काटो जरा, 5 चौके 20, 4 दूनी हो जाएगा हमारे पास 60। यहाँ तक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए है। इन सभी को जोड़ दिया, हमारे पास 48 तो चल ही रहा है, लिख लिया हमने। इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो 10 और 15 हो गया हमारे पास 25। 25 में अगर आप 8 जोड़ते हो दोस्त तो हमारे पास हो जाएगा ये 43। कितना हो जाएगा, 43। 43 बटे कितना हो जाएगा 20, सॉरी 43 नहीं, 33/20 होगा दोस्त। कितना होगा हमारे पास, 33/20। अगर ये 10 होता तो पूरा 35 होता, 33/20। क्या इसको हम एक बार और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको हम, इसको लिख सकते हैं 48 तो हमारा पहले से चल रहा है, हम लिख देंगे 48 धन कितना हो जाएगा। इसको एक बार और सॉल्व करोगे तो 20 को लिख सकते हैं हम 1 सही 13/20, मतलब 33/20 को लिख सकते हैं हम 1 सही 13/20। 20 एकम 20, 20 और 13 कितना हो जाएगा 33। 48 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा ये 49 सही 13/20। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ये आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ कि आप पेपर में किस तरीके से करेंगे, समझाने के लिए मैंने ये किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हमने इन सभी को जोड़ना घटाया तो हमारे पास कितना आ चुका है दोस्त 48। कितना आ चुका है हमारे पास 48 आ चुका है। अब हमें इनको सॉल्व करना है। किन किन को सॉल्व करना है, हमने इसको देखा कि इसको और इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया था हमारे पास, तो वो आ गया था हमारे पास प्लस का 2 कितना आ चुका था 5, प्लस का 2/5। इनको यहीं पर निपटा देते हैं दोस्त। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 4। इसको काटोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/4। कितना आएगा हमारे पास दोस्त, ये आ जाएगा हमारे पास 5/4। और यहाँ पर कितना हमारे पास 2/5। क्या यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो आपस में को प्राइम है। 5 25, 4 दूनी 8, सॉल्व किया हमारे पास तो आ जाएगा हमारे पास 33 बटे इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया है 33/20। और इस 33/20 को हम लिख सकते हैं 1 सही 13/20, बिल्कुल लिख सकते हैं 1 सही 13/20। ये पूर्णांक ये है और एक पूर्णांक ये है, तो 48 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 49। 49 सही 13/20 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं ये समझा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। टाइम लग रहा है, क्यों लगा है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं। अगर यही क्वेश्चन आप खुद से करेंगे तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्त 13 सही 3/4 धन 17 सही 2/7 धन 31 सही 1/4 धन 15 सही 5/7 धन 12 सही 2/3। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आपको ये सॉल्व करने हैं। ऑप्शन ए ले लीजिए इसके 90 सही 2/3, ये आप लोग खुद से करेंगे। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 90 सही
3/4। अगला ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी है 41 सही, 2/3। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास नोटा। इसका आप आंसर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन भी दे रहा हूं मैं आपको, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं आपको। सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क में, 20 सही, 7/8। 14 सही, 1/3। ऋण के 10 सही, 5/8। धन के 22, 21 सही, 3/4। इसके ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं आपको, 45 सही, 3/5 फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है दोस्त हमारे पास 40 सही, 2/3। थर्ड ऑप्शन है 46 सही, 1/3। ऑप्शन सी था ये। और ऑप्शन डी है हमारे पास नोटा। ये दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं। अब हमारे पास भिन्नों में बस एक ही चीज बनी हुई है, एक ही चीज पर आधारित प्रश्न बाकी रहे हैं, वो कि सतत भिन्न, लंगड़ा भिन्न या वितत भिन्न, है ना। लंगड़ा भिन्न या इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंटिन्यूएट फ्रैक्शन, उस पर क्वेश्चन बचे हैं दोस्त। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, काफी टाइम हो चुका है। आप बोर तो आप नहीं हो रहे होंगे, लेकिन मेरी हालत खराब हो गई है वीडियो बनाते बनाते। तो बेहतर है कि नेक्स्ट क्लास में हम लंगड़े भिन्न को खत्म करेंगे और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। दोस्त वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। दोस्त मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है कि अगर कोई कहे कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं या मैं आपको समझा पा रहा हूँ। यदि मैं आपको समझा पा रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, और वो कैसे मिलेगी, जब आप कमेंट्स करेंगे। तो कमेंट्स करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप पहली बार आए हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।